अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में मदरसों का इतिहास 2 सदी पुराना है, 200 साल पुराना। और पहले तालीम के नाम पर मदरसे ही ज़्यादा हुआ करते थे या फिर गुरुकुल होते थे। तो सरकारी शिक्षा का पहले कोई बहुत ज़्यादा या प्राइवेट एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मीडियम यानी माध्यम उपलब्ध नहीं थे। तो मदरसे होते थे या गुरुकुल होते थे और बड़ी कम तादाद में सरकारी स्कूल। तो उस वक्त लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे? तो शिक्षा बड़ी नाम मात्र की थी 200 साल पहले। तो मदरसों का इतिहास वहाँ से निकला और 1866 में जब दारुल उलूम का गठन हुआ उसके बाद मदरसे बहुत फले फूले। लेकिन आजकल मदरसे कुछ और वजहों से चर्चा में। और कल देवबंद में हुई एक महा बैठक में मदरसों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए। क्या वो निर्णय ज़रूरी हैं या वो निर्णय कट्टरपंथ की तरफ धकेलते हैं या फिर वो निर्णय मदरसों के आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हैं? हम इस बारे में आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस देश में मदरसों का बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। जैसा मैंने प्रारंभिक उद्बोधन में भी बात कही, पहले या तो मदरसे होते थे या गुरुकुल होते थे। यही परंपरा थी शिक्षा ग्रहण करने की। तब मदरसों में हिंदू भी जाया करते थे, वो अलग दौर था, 18वीं 19वीं सदी का दौर। तो मदरसों की एक चेन बनी और ये चेन फली फूली कब? 1866 दारुल उलूम का जब गठन हुआ। इसके गठन के पीछे दो मायने थे। एक दीनी तालीम, जिसको आप रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं, और दूसरी दुनियावी, जिसे आप आज की शिक्षा का मौजूदा परिवेश की चर्चा करते हैं। तो ये दो मकसद रहे हैं मदरसों के, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। ये सिलसिला चलता रहा और मदरसों से तमाम क्रांतिकारी भी निकले और स्वतंत्रता संग्राम में भी सम्मिलित हुए। लेकिन इस देश के विभाजन के बाद, पाकिस्तान के गठन के बाद, शिक्षा भी उसी तरह बदल गई। जैसे पहले सब कुछ था वैसा नहीं रह गया, बहुत चीज़ों में बदलाव आया। और 21वीं सदी में इसमें और बदलाव आया, वर्टिकल डिवीजन हो गया। पहले हिंदू बच्चे कुछ तादाद में मदरसों में भी पढ़ते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब अलगाव हो गया। मुसलमान कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? मदरसों में। किसके बच्चे? गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, अमीर घरों के बच्चे नहीं जाते। उसी तरह हिंदुओं में बड़े घर के बच्चे, गुरुकुल वाली परंपरा तो ख़त्म, सरकारी स्कूल भी नहीं जाते। कहाँ? कॉन्वेंट में या बड़े स्कूलों में। ये उपयोगिता थी पहले, एजुकेशन के माध्यम यही थे, विकल्प ही नहीं था ज़्यादा। अब मैं चर्चा करूँगा कल हुई बैठक में। कल देवबंद में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, दारुल उलूम में हुई। अरशद मदनी साहब ने बैठक बुलाई और बड़ी तादाद में मदरसा संचालक वहाँ पहुँचे, वो मदरसा संचालक जो प्राइवेट चलाते हैं। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वो निर्णय आज के परिवेश में उचित हैं। एक कौम विशेष को क्या वो एजुकेशन के फ्रंट पे या आधुनिकीकरण में आगे ला रहे हैं या फिर एक स्टेप पीछे? ये एक सामाजिक परिवेश की चर्चा, ये कतई हिंदू मुसलमान की चर्चा नहीं है, कतई कम्युनल डिबेट नहीं है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम आगे कैसे बढ़ें या उसके लिए कैसे एक अच्छा बेहतर शिक्षा का आगे बढ़ने का समान अवसर का उपलब्धता हो, इसके बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। तो निर्णय क्या लिए? निर्णय ये लिए, और ये निर्णय विवाद का विषय, कि साहब लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो चीज़ उन्नति की है, टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ने में मदद करती है। अल्लाह रसूल ने भी फरमाया है कि अगर शिक्षा लेने के लिए, तालीम लेने के लिए चीन जाना पड़े, पहले चीन जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वहाँ जाना पड़े तो जाओ। क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे? करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर मतभेद है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। दीनी तालीम के साथ ज़्यादातर दुनियावी तालीम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मदनी साहब कहते हैं नहीं, थोड़ा दीनी तालीम ज़्यादा पढ़ाएंगे। क्यों भाई? ज़्यादातर मस्जिदों से क्या या मदरसों से इमाम और मौलाना निकालने हैं, या फिर उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, पत्रकार, उद्योगपति, कारपोरेट, समाजसेवी,
बेहतर बिजनेसमैन हमें ये निकालने हैं, हमें एक अच्छे नागरिक देने हैं मदरसों से। इस पर चिंतन होना चाहिए, चर्चा इस बात पर होना चाहिए। और मुसलमान कम्युनिटी के साथ यही एक ड्रॉबैक है कि उसके जो लीडर्स हैं वो कौम को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं एजुकेशन के फ्रंट पे। अगर पढ़ लिख कर ये कम्युनिटी आगे बढ़ जाए तो फिर इनको पूछेगा कौन। इसलिए पढ़ने से रोकने की कोशिश मैं मानता हूँ, पढ़ने देना चाहिए। कुरान भी खोलिए तो पहला शब्द है इकरा, पढ़िए। पर मौलाना लोग पढ़ने में रास्ते में अड़चनें पैदा करते हैं। इस मुद्दे पर सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है, लेकिन मेरी इस पर बड़ी बोल्ड ओपिनियन है कि पढ़ना चाहिए। पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। और एक उदाहरण आपके सामने है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी कितना सप्रेसिव क्लास था, कितना शोषित वंचित क्लास था, लेकिन शिक्षा के दम पर ये आगे बढ़े। आरक्षण ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन एजुकेशन फर्स्ट। आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? जब पढ़कर आएंगे। यानी आरक्षण की पहली शर्त पढ़ाई। तो जिस दिन मुसलमान कम्युनिटी पढ़ना शुरू कर देगी उसे उसका हक मिलेगा। लेकिन ऐसी दकियानूसी बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि हम किसी बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे। तो भाई ये सर्टिफिकेट लेके ये मुसलमान बच्चा कहाँ जाएगा? जब आप किसी बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे तो फिर आपकी डिग्री का, आपके सर्टिफिकेट का, आपके डिप्लोमा का और आप जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है? किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, कोई हायर एजुकेशन नहीं होगी, किसी नौकरी में एलिजिबिलिटी नहीं होगी, तो क्या करेंगे? मौलाना बनेंगे या इमाम बनेंगे? तो ये प्रक्रिया के बारे में कम्युनिटी को भी गौर से सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण लोगों को, विद्वानों को भी सोचना चाहिए, आदिमों को भी सोचना चाहिए कि हम इस कम्युनिटी को एजुकेट कैसे करें। कोई मुस्लिम लीडर मुझे जल्दी मिलता नहीं है, हैं दो चार, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, जो एजुकेशन की बात करता हो। मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? शिक्षा। वही उनके पास कम है। और मैं उदाहरण किसका दे रहा हूँ? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। सीखिए, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए आरक्षण है, लेकिन पहली कैटेगरी क्या है? अर्हता क्या है? शिक्षा। अब दारुल उलूम में इतने लोग इकट्ठे हुए, मैसेज क्या दिया गया कि मदरसे जो है आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? वक्त के साथ तो सबको बदलना पड़ता है, जो नहीं बदलेगा मिट जाएगा। इतिहास देखो, वही देश, वही कौमें खड़ी रही हैं जिन्होंने खुद में बदलाव किया है। तो बदलाव की आवश्यकता है और मदरसों को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन पैटर्न बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ मदरसे तक सीमित कर दिया जाए ना, इन्हें बेहतर से बेहतर तालीम की ज़रूरत है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मदनी जी जैसे सम्मानित विद्वानों को, उनसे यही अपेक्षा की जाती है, ना कि वो दकियानूसी विचारधारा की तरफ ढकेलने का वक्त है। ये आगे बढ़ने का वक्त है। जिन्होंने बेहतर तालीम दी आज तरक्की के नई मिसालें गढ़ रहे हैं। अरब कंट्रीज उदाहरण हैं, उनसे सीख लो। नहीं सीखना चाहते, धकेलना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को जो सबसे बड़ी दरकार है, उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ी को एजुकेशन, और वही नहीं लेने देना चाहते। कौन? लीडर्स। कुछ बयान सुनिए। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में न वो कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। अगर उन मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ते हैं तो हम डॉक्टर बनने से चूक जाते हैं। और जो पहली पंक्ति का मुसलमान है, जो आईएएस मुसलमान है, उसके बच्चे कभी दीनी मदरसों में पढ़ने नहीं जाते हैं। वो तो हर उस शिक्षा को ग्रहण करने जाता है जो हमारे उसके कैरियर के लिए उपयुक्त होता है। वो आईआईएम भी जाते हैं, वो एमबीबीएस की भी पढ़ाई करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको जो भारत की सीमा में रह रहे हैं, भारत के कानून पर भरोसा होना चाहिए।
तो आज की डिबेट है बड़ी महत्वपूर्ण। मनीष शुक्ला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान है, कांग्रेस से उमाशंकर पांडे, एसएम अशरफ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी आसिम वकार, और जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हाजी हसन, और चक्रपाणी महाराज दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। मनीष शुक्ला जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं, आपका एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है जिसमें आपने कहा है कि अरशद मदनी जानबूझकर मदरसों के बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? और दूसरा, अगर वो पिछड़ा रखना चाहते हैं तो आपकी पार्टी की सरकार मुसलमानों के बच्चों को अगड़ा रखने के लिए क्या कर रही है? कोई योजना हो तो बताएं। देखिए ब्रजेश जी, कोई भी सरकार कानून या संविधान के अनुपालन के लिए या अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी व्यक्ति की इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं रह सकती, रहना भी नहीं चाहिए। और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाहती है कि मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधा भी मिले और आधुनिक शिक्षा भी मिले, जिससे वो अन्य विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। केवल दीनी तालीम से ये संभव नहीं है। और मदनी जी जिनको आज ये इल्म हुआ है कि हमको राज्यों से नहीं लेनी चाहिए, तो जो सर्वे हुआ 12 सूत्री, उसमें जो इतने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले, बुनियादी सुविधाओं से वंचित मिले, आधुनिक शिक्षा से वंचित मिले, उसके लिए अभी तक क्यों चिंतित नहीं हुए? इन व्यवस्थाओं को अगर उन्होंने लागू कराया होता, बुनियादी सुविधाएं मिलती, आधुनिक शिक्षा मिलती, तो आखिर ये विषय क्यों आता? ये इस तरह के मदरसे आखिर चिन्हित क्यों होते? तो ब्रिजेश जी देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश की सभी नागरिकों के लिए है। जैसे हमारे लिए किसी भी कम्युनिटी के बच्चे हैं, वैसे मुसलमानों के बच्चे भी हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बच्चे हैं प्रदेश और देश के भविष्य हैं, उनका अच्छा पालन पोषण हो, अच्छी शिक्षा हो, जिससे आगे देश के भविष्य को संवारने में भी उनकी उतनी। मैं पुनः अपना सवाल दोहरा रहा हूं कि आधुनिक शिक्षा मदरसों में मुसलमानों के बच्चों को प्राप्त हो, इसके लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, आप बताएं। नहीं देखिए, जो पूर्व से चली आ रही योजनाएं हैं उसको तो हम लोग लागू कर ही रहे हैं। बाकी जो मदरसों का सर्वे हुआ है 12 सूत्री इशूज़ पर, वो इसीलिए किया गया है कि उनको अपडेट किया जाए, उनको वो बुनियादी सुविधाएं मिले। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इसीलिए तो इस सर्वे को किया गया, जिसका विरोध तमाम लोग कर रहे थे, जो चाहते थे कि सर्वे ही न हो। सर्वे न हो तो पता ही न चले कि आखिर मदरसों की दशा क्या है, उनकी दिशा क्या है। तो आज सरकार इस पर आगे बढ़ी है। हमको लगता है सभी जिनको भी शिक्षा से प्यार है, जो चाहते हैं कि जो पासमानदा समाज के, मुस्लिम समाज के बच्चे हैं, पसमानदा, जो गरीब बच्चे, नॉट फॉर ऑल मुस्लिम्स, ओनली फॉर पसमानदा, या जो नहीं, मैंने कहा ना कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कौन है, तो आपने डिफाइंड किया। ज्यादातर गरीब घराने के बच्चे हैं। आखिर जो आपके शो पर बैठे लोग हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, इनके कितनों के घर के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं? ब्रजेश जी, अगर आप सबसे पूछ लेंगे तो आपने सवाल किया है, बारी बारी आप जवाब के लिए भी तैयार रहिए। अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, अजीज खान को आमंत्रित करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज जी, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। क्या अरशद मदनी साहब के बयान से सहमत हुआ जा सकता है? मुझे लगता है कि इस तरह के बयान आधुनिकीकरण नहीं बल्कि दकियानूसीकरण की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि जो बयान आया हुआ है अरशद मदनी साहब का, वो किस परिप्रेक्ष्य में आया, पहले वो संदर्भ हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जो बीजेपी का जो रवैया है, वो आप इस बात को देखें कि एक तरफ तो बीजेपी प्रचार कर रही है कि साहब एक हाथ में हम कुरान देंगे और दूसरे हाथ में हम विज्ञान देंगे। ना इन्होंने कुरान लेने दिया और ना इन्होंने विज्ञान लेने दिया। आप देखिए कि 16,513 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें 560 अनुदानित हैं। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं साहब एजुकेशन के लिए कि साहब मुसलमानों को मैं चाहता हूं एजुकेशन में आए और आगे बढ़े, कुरान पढ़े और उसके साथ साइंस पढ़े, विज्ञान पढ़े। लेकिन उन मदरसों में जो टीचर अपॉइंट है, साइंस के टीचर, उनका आज तक तनख्वाह नहीं दिया। 5 साल में सिर्फ 6 महीने का तनख्वाह दिया है। ये इनका चरित्र दिखाता है। एक बात। दूसरी बात, ये सब हमदर्दी की बात करते हैं, इनको हमदर्दी नहीं है।
अगर वाकई में मुस्लिम बच्चों से हमदर्दी होती तो ये साहब ये हिजाब तलाक इस पर बात नहीं करते। ये बात करते कि मुस्लिम बच्चों को जो जिनके पास शिक्षा नहीं है उनके लिए आखिर स्कूल कैसे खोले जाए, उनको स्कूलों में पढ़ाया कैसे जाए, उनको प्रमोट कैसे किया जाए, इस पर ये कोई काम नहीं कर रहे। ये मुसलमानों के लिए क्या काम करेंगे, ये गैर मुस्लिमों के लिए भी काम नहीं कर रहे। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक साल में 25,304 विद्यालय बंद हुए हैं, सरकारी 25,304 विद्यालय बंद हो गए। ये जब जो प्राइमरी स्कूल है, जो सरकारी विद्यालय है, उसमें टीचर मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, उनके तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। 1,41,000 प्राइमरी विद्यालय के जो अध्यापक है वो अभी उनकी रिक्त है। ओके, आज पूरी तरह से अब मेरा अगला सवाल है आपसे अजीज साहब। नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये सही वक्त नहीं है कि मुसलमान बच्चों के एजुकेशन का जो सबसे बड़ा इदारे हैं मदरसे, उनको हम थोड़ा आधुनिकीकरण की तरफ ले जाएं, वहाँ बेटर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, दुनियावी तालीम ज़्यादा दें, जिससे क्यों, ताकि उनको आगे रोज़गार मिले, उनको जॉब्स आएँ, अच्छे बिजनेस कर सकें। उनको दुनियावी तालीम से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। देखिए ब्रजेश भाई, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। उनको दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम बिल्कुल देना चाहिए, और देने के लिए बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लगातार सरकार जो है, देखिए एक सर्वे हुआ साहब, ये देना लेना कुछ नहीं है, सिर्फ उठा करके थोप देना है, सिर्फ आरोप थोप देना है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर वाकई में ये कटिबद्ध है और देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आज मुस्लिम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपने कहा था एनसीईआरटी की किताबें देंगे, सब 5 साल से आप देखिए एनसीईआरटी की किताबें ये मुहैया नहीं कर पाए, अध्यापक का ये सैलरी तक नहीं दे पाए, और आज लगातार ये। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी मैं सम्मिलित करूंगा। चक्रपाणी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। बहुत शुक्रिया आपका चक्रपाणी जी, कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपने अरशद मदनी साहब का स्टेटमेंट सुना होगा। वो थोड़ा ऐसी बात कर रहे हैं जिससे सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जाति धर्म की करने की बात के बजाय हमें यूथ फोर्सेज जो है ना, युवा ताकतें हैं, बच्चे हैं, इनके भविष्य, इनके मुस्तकबिल को संवारने का समय है। इस वक्त दीनी तालीम को दुनियावी तालीम से कनेक्ट करने का वक्त है। ऐसे वक्त पे ऐसी बात करना कि लैपटॉप यूज नहीं करेंगे, आधुनिकीकरण नहीं करेंगे, ये क्या उचित प्रतीत होता है? देखिए ब्रजेश जी, कोई भी सरकार चाहे प्रदेश की हो या केंद्र की हो, पर सरकार होती है, वो सबके लिए होती है, और सबके हित के बारे में विचार करना उसका जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, और कोई भी सरकार इसको करती है अपने अपने अनुसार। सवाल इस बात का, लेकिन एक यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो सरकार, मान लीजिए जो कोई अगर अवैध मकान है, दुकान है, कोई चीज होता है, तो उस पर बुलडोजर चलाने की बात होती है और चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर अवैध जो है अगर मदरसे पाए जा रहे हैं, तो उसको सुविधा देने की बात हो रही है, वो बड़ा अजीब मुझे लग रहा है। अरे सुविधाएं क्यों देनी, जब अगर जो अवैध है तो उसको बुलडोजर चलवाइए। और दूसरी बात यह है कि जो सुविधा लेना नहीं चाहता, ये आपको किसने कह दिया कि अवैध मदरसे आज हैं? प्रदेश में और देश ये में जकात से चलने वाले मदरसे हैं, इनको सरकार ने कहीं अवैध करार नहीं दिया है। चक्रपाणी जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, सरकार ने कहीं नहीं कहा कि अवैध है। ये जकात से चलने वाले प्राइवेट मदरसे हैं। सुनिए ब्रजेश जी, मैं समझ गया, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, एक छोटा सा विद्यालय भी अगर आप खोलेंगे, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो अवैध ही माना जाता है। तो उसी अनुसार अगर अवैध है तो उसको आप नोटिस दीजिए। आप ये क्या कि सुविधा देंगे। गुरुकुलों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, आप मंदिर और आश्रमों की स्थिति दयनीय है, गुरुकुल पूरे बंद होने के कगार पे हैं। इतने हमारे आंखों के सामने गुरुकुल, हमारे यहाँ रोज 10 फोन आते हैं। अरे गुरुकुलों में सुविधा दीजिए, जब वो नहीं लेना चाहते क्यों जबरदस्ती सुविधा देने पे तुले? और अगर अवैध है तो खत्म करिए। तो आप सुविधा देने की जो बात कर रहे हैं, ये हमें तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आप कहीं जी, बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। वकार साहब, शुक्रिया आपका। मैं जानना चाहता हूं, अरशद मदनी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, क्या उससे सहमत हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता है? मदरसों को लेकर या उनके आधुनिकीकरण को लेकर आप क्या भावना रखते हैं? दूसरा, सरकारों से उम्मीद क्या करते हैं और सोसाइटी से क्या अपेक्षा रखते हैं? पहले तो एक बात समझना होगी कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में धार्मिक शिक्षा इसलिए दी जाती है कि उस धर्म में जो धर्म के मानने वाले हैं, कुछ जो तरीक़ेकार होते हैं, उसमें धार्मिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं। चाहे वो ईसाई हों, वहाँ भी चर्च हैं, चाहे मंदिर हों,
यहाँ भी पुजारी हैं, गुरुद्वारे हों, यहाँ पर भी ज़रूरी होती है मुसलमान। आखिर जी तो अरशद मदनी साहब ने बहुत साफ सी बात कही है कि हमको नहीं चाहिए आपकी किसी तरह की मदद। इतने साल से चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए बात करती है। मुस्लिम वफ़ और माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो बना रहे हैं धर्मपाल सिंह साहब को। धर्मपाल सिंह साहब को बनाया गया। अब धर्मपाल सिंह साहब मंत्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम अपने पीरियड में वसीम रिजवी और मोहसिन रजा नहीं कर पाए वो दानिश अंसारी कर रहे हैं। वकार साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मेरी आवाज़ तो आ रही है। आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको चेंज करा के वापस आता हूँ। आपका माइक फेल हो गया, मैं उसको कनेक्ट कराता हूँ वापस। मैं रुक करता हूँ। हाजी हसन जी मेरे साथ मौजूद है। वकार साहब मैं आता हूँ आपके पास, बस माइक चेंज करके तुरंत आता हूँ आपके पास। हाजी हसन जी बहुत शुक्रिया आपका। ये अरशद मदनी साहब का इस तरह का स्टेटमेंट पर आप क्या अपना नज़रिया रखते हैं? देखिए, ये वही अरशद साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले तस्लीम किया था कि हाँ आइए वो कीजिए। लब्बो लुआब अगर इसका निकाला जाए इस वक्त में इस बहस का, तो ये दिखाई दे रहा है कि लगता है गुजरात चुनाव और 2024 चुनाव की एक पृष्ठभूमि लिखी जा रही है। किसी न किसी तरह से मदरसों का प्रकरण जिंदा रहे, किसी न किसी तरह से मदरसा, मुसलमान, अजान, मस्जिद, इस्लाम, ये किसी न किसी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में मौजूद रहे। यही वजह हो सकती है। वरना जब अरशद मदनी साहब ने एक तरफ आगे बढ़ के सबसे पहले इस्तकबाल किया था कि आइए मदरसों का सर्वे कीजिए, ठीक है सर्वे कीजिए, अब वो कह रहे हैं देखिए ठीक वो एक बात वो एक तरह से। पर एक बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो महाबैठक हुई थी, मेगा मीटिंग, जी ये भी तो उन्होंने ही बुलाई थी मदनी साहब ने। जी बिल्कुल, वो मदनी साहब ने ही बुलाई थी। चर्चा में नहीं लाना था, नहीं बुलाना था भाई, तो चर्चा में लाना ये तो सरकार के यानी वो चाहते हैं कि चर्चा में रहे। बिल्कुल चर्चा में रहे, ये बात है, कहिए ना। बिल्कुल वो चाहते हैं कि चर्चा में रहे और चर्चा बनी रहे। देखिए जैसा कि आपने शुरुआती अपने उसमें कहा कि इक़रा बिस्म रब्बिक, अल्लाह के नाम से पढ़ना शुरू करो। और इसमें सैकड़ों हदीसें हैं जिसमें दर्स लेने के लिए ये भी कहा गया कि अगर सीन तक जाना हो तो इल्म हासिल करने के लिए जाओ। अच्छा, इनका कहना है एक तरह से ये कि अब ये आए अपने सही पॉइंट पे कि भाई दीनी तालीम के लिए हमें सरकारी मदद नहीं चाहिए। तो यही बात देखो मेरा एक ही कंसर्न है, भाई दीनी तालीम ले रहे हैं, ठीक, ओके, वेरी वेल, लेना चाहिए, सब कोई लेता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार ले। मेरा सिर्फ इतना कहना है, दीनी को दुनियावी से कनेक्ट कर दो बस। नहीं तो अगर दुनियावी से कनेक्ट करना ब्रजेश जी, मैं तो सरकार का स्वागत करता हूं कि उसने बड़ा अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन बहुत देर से उठाया और कोई ठोस रणनीति नहीं है सरकार के पास। सिर्फ और सिर्फ गुजरात तो आपका कहने का तात्पर्य ये चुनावी है, सिर्फ और सिर्फ चुनावी है। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता है मेरे साथ। उमाशंकर जी शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर जो कल बैठक में कुछ चीज़ें तय हुई, क्या उनसे सहमत हुआ जा सकता है, या हम मदरसों को और अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं और टेक्निकल एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं ताकि हायर एजुकेशन बच्चे पाएँ, आगे बढ़ें? ब्रजेश जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा करा रहे हैं। ये जो लैपटॉप वाली बात है, ये तमाम जो मुस्लिम IAS, PCS साइंटिस्ट बन रहे हैं, वो मदरसे में पढ़ के आ रहे हैं या कहीं से पढ़ के आए? और मैं एक बात जानना चाह रहा था ब्रजेश जी, हमने तो जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग, ध्यान दीजिएगा, SPQEM, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, ये लागू हुआ था 2008 में, जिसके तहत गणित, हिंदी, विज्ञान, मैथ, इन सबको मदरसे में आधुनिक तरीके से पढ़ाया जाने लगा। लेकिन ये सारे विषय 1993 से जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब ये लागू हुआ था। और ABCD काखा गाघा ये तो मदरसों में इंदिरा गांधी जी के समय से पढ़ाया जाने लगा था। और ये जो आधुनिकीकरण की बात है, ये 2008 में लागू हुआ, जिसके तहत ब्रजेश जी
2 शिक्षकों को अपॉइंट किया गया और बाद में जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने 2 शिक्षक और बढ़ा दिए, यानी कि 4 शिक्षक मदरसों में अपॉइंट होने लगे, जिसमें हिंदू भी अपॉइंट होते थे और मुस्लिम भी अपॉइंट होते थे। मुद्दा बहस का यह नहीं है आधुनिकीकरण। अगर यह कराना होता तो जब अटल जी ने लागू कर दिया था, जब कांग्रेस ने लागू कर दिया था, कोई विवाद नहीं हुआ। बच्चे पढ़ रहे हैं ABCD, काका गागा, साइंस मैथ सब पढ़ रहे हैं। आज विवाद इसलिए हो रहा है, बिल्कुल इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी मंशा मदरसों के आधुनिकीकरण का नहीं है। अगर होता, ब्रजेश जी देखिए, इस तरीके के 3 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो मदरसों में चल रहा है, संस्कृत के भी विद्यालय चल रहे हैं, जो चक्रपाणी जी बिल्कुल सही कहे, बहुत बुरी स्थिति में। अयोध्या में मैं बता दूं, अयोध्या के जो संस्कृत के विद्यालय महाविद्यालय हैं ब्रजेश जी, 8 साल से वेतन नहीं मिला है। अब जरा चेक कराए, 117 विद्यालय एक ही जिले में संस्कृत के बंद हो गए क्योंकि शिक्षक ही नहीं बचे। जो पहले हमने, यानी कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जिन संस्कृत के शिक्षकों को अपॉइंट किया था वो रिटायर हो गए, नए शिक्षकों को अपॉइंट ही नहीं किया पर गया। मदनी साहब का ये कहना कि हम मदरसे जो हैं उनको किसी बोर्ड से न ताल्लुक किया जाए, क्या ये उचित बात है? तो फिर ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे कहाँ से? मैं उस पे आ रहा हूँ। ये जरा महत्वपूर्ण विषय है ब्रजेश जी, इसको समझिए कि आप संस्कृत, वो तो हिंदू धर्म है, मदरसा मुस्लिम धर्म है ना, और ना आप संस्कृत विद्यालय वालों को दे पा रहे हैं वेतन, ना उनको दे रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और मदरसों को भी आप किनारे कर रहे हैं। ये जो तमाम लोग उर्दू शिक्षक मदरसों में पढ़ा रहे हैं, हिंदू भी पढ़ा रहे हैं। मैं बहराइच के एक मदरसे के हिंदू शिक्षक, नाम मैं भूल रहा हूं, वर्मा जी हैं, उनका बयान पढ़ रहा था, उनकी पत्नी का, उनको वेतन ही नहीं मिला और कोरोना काल में वो मर गए। उनकी पत्नी कह रही अब कम से कम वो जो पढ़ाए थे 5 साल वो वेतन दिला। वर्मा जी हैं, कोई आलिम साहब नहीं है। तो अगर ये आप जो है, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये क्या है, असफलता के रथ पे सवार हैं। हिंदू मुस्लिम इनका सबसे बड़ा हथियार है। ना इनको हिंदू से मतलब है, ना इनको मुस्लिम से मतलब है। अगर इनको हिंदू से मतलब होता तो संस्कृत के विद्यालय नहीं बंद होते जो कांग्रेस ने खोले थे। अगर इनको मुस्लिमों से मतलब होता तो अटल जी जो जिस चीज को आगे बढ़ा रहे थे, आप भी उसको आगे बढ़ाते। आसिम वकार जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है और उनका ऑडियो भी ठीक हो चुका है। वकार साहब, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो बीजेपी का ये स्टैंड है कि अरशद मदनी मुसलमान बच्चों को पिछड़ा रखना चाहते हैं, इसलिए वो मदरसों का मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते। नहीं सर, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? मैं बोलूं? परफेक्ट पहुंच रही, गो अहेड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये इतने मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी अफेयर है, उसके मंत्री को जो मंत्री जी हैं उनका नाम है धर्मपाल सिंह। 4.5-5 करोड़ के मुसलमान की आबादी में इनको माइनॉरिटी अफेयर चलाने के लिए भी माइनॉरिटी नहीं मिलती है। दूसरी बात, मैं बहुत सीधी सी बता रहा हूँ, दुनिया में जितने धर्म हैं, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। उनको अपने धर्म के अनुसार ज़िंदगी गुजारने के लिए जीना है, मरना है, मौत है, मिट्टी है, शादी है, ब्याह है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसके लिए जानकार चाहिए होते हैं, उनके आलिम, उनके जो काबिल पंडित होते हैं वो चाहिए होते हैं। मंदिर हैं, पुजारी भी चाहिए होगा, मस्जिद हैं, इमाम भी चाहिए होंगे, हमाइकिया भी चाहिए होते हैं, चर्चों में पादरी चाहिए होते हैं। तो कहाँ से लेके आएंगे आप? मदरसों में एक लिमिटेड 1-2% होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे पढ़ने वाले। लेकिन एक जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो शुरू से, जब पिछली सरकार थी उसमें एक वसीम रिजवी हुआ करता था, वो भी मदरसों के खिलाफ बोलता था जी। एक मोहसिन रजा थे पहले, वो भी मदरसा बंद कराने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे भयानक तरीके से इस वक्त अगर मदरसों के खिलाफ कोई है और चाहता है कि दीन इस्लाम की तालीम बंद हो जाए, कुरान करीम की तालीम बंद हो जाए, रसूल अल्लाह की हदीसें पढ़ाई जाती हैं वो बंद हो जाए, वो जो बंद कराने पर तुला हुआ है उस मिनिस्टर का नाम है दानिश अंसारी। क्या बात कर रहे हैं? पूरी ताकत लगा के दानिश तो मदरसा ट्रेवल कर रहे हैं और कह रहे हैं मुसलमान बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। मैंने कई वीडियोज देखे जिसमें मदरसों की विजिट समझिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएंगे
और जिस एजुकेशन के लिए आपका बजट 18,000 करोड़ से ज्यादा का है उत्तर प्रदेश में, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जो सरकारी स्कूल पहले से बने हुए हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास बच्चे नहीं है। वहां बच्चे ही नहीं है। एक एक स्कूल में 20 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे। दानिश अंसारी कैसे सुनिए सर, सुनिए नहीं, पहले एक एविडेंस दीजिए ना। पहले बात समझिए आप जो मैं कहने जा रहा हूं। जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं पहले से, वहां भैंस बन रही है, वहां गाय बन रही है, वहां माफिया कब्जा किए ले रहे हैं, वहां दीवारें गिरी जा रही हैं, वहां कमरे नहीं है, वहां बत्तियों बिजलियों पंखा नहीं है, वो बंद किए दे रहे हैं आप मदरसे की शिक्षा में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, और जो बाकी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, हिंदू बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उन्हें आप नहीं पढ़ाएंगे। आपने दानिश अंसारी पर सीधे और डायरेक्ट आरोप लगाए हैं वकार साहब, अब एविडेंस दीजिए। ये सच्चे आरोप लगाए हैं हमने। कैसे सर? वो तो इतना कह रहे हैं कि हम रहनुमाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। उनकी रहनुमाई चाह ही नहीं रहा है कोई। आप देखिए अरशद मदनी साहब एक बड़ा नाम है, दारुल मनीष जी रुकिएगा, आऊंगा आपके पास। दारुल उलूम देवबंद दुनिया में उसकी पहचान है। दारुल उलूम देवबंद अभी का नहीं है। दानिश अंसारी साहब तो अभी के पैदा हैं, ही इज ए मिनिस्टर, अभी के हैं। वो बताएंगे कैसे दीनी तालीम ली जाती है। पर आप कैसे कह रहे हो कि एक मुसलमान मिनिस्टर पूरा इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है? कोई एक एविडेंस लाओ। नहीं सर, वो चाहते हैं कि बंद हो जाए। क्यों? वो चाहते हैं कि जो दीनी तालीम है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। तो बीजेपी यूज कर रही है आपके मुताबिक दानिश का? बिल्कुल यूज कर रही है सर, वो यूज हो रहे हैं। कैसे? टेल मी हाउ। मोटी तनख्वाह पे कुछ भी हो सकता है सर। ऐसा? सर देखिए, अब मैं एजुकेशन पे आ जाऊं जरा सा। एजुकेशन की बात कर लें। मेरी एक मांग है। मनीष जी रुक जाओ, आऊंगा, अपने बारे में बोल लेना, खूब टाइम दूंगा जी। एजुकेशन सिर्फ मुसलमानों का या ब्राह्मणों का या ठाकुरों का हक नहीं है, या ईसाइयों का हक नहीं है। एजुकेशन हिंदुस्तान में रहने वाले जो आखिरी पायदान पे बच्चा खड़ा है उसका भी हक है। मेरा मानना यह है, मैं भारत सरकार से मांग कर चुका हूं, योगी जी से भी कर रहा हूं, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सर गरीब आदमी है वो यूपी बोर्ड में चला जाए, उसके पास पैसे नहीं है, जैसे दिल चाहे पढ़ाइए। और जो अमीर का बच्चा है वो लामाटीनर में पढ़ेगा, वो डीपीएस में पढ़ेगा, वो एलपीएस में पढ़ेगा, वो सिंधिया स्कूल में पढ़ेगा, वो जयपुरिया में पढ़ेगा। और गरीब जो बच्चा यहाँ है टैक्स वो भी दे रहा है सर। जो टूथपेस्ट खरीद रहा है वो भी टैक्स दे रहा है, जो पेट्रोल ले रहा है वो भी टैक्स दे रहा है। मैं डिबेट के अगले राउंड में जब आऊंगा तो आपके पास दानिश अंसारी के खिलाफ सबूत होने चाहिए। सर मैं आपसे खाली तब पूछ रहा हूं, हमारे मनीष भाई बैठे हैं, माननीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार, मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ये कैसा भेदभाव है कि गरीब का बच्चा आप पढ़ाएंगे यूपी बोर्ड में और अमीर का बच्चा आप जो है वो पढ़ेगा बड़े-बड़े स्कूलों में। मनीष को ले आता हूं, 20 सेकंड में जवाब ले लूं, फिर अगले राउंड में इनको और टाइम दूंगा। नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को पढ़ने का हक है मुझे कि जवाब नहीं ले लें। हाँ बस जवाब ले लेते। यस मनीष जी गो अहेड, 20 सेकंड, फिर डिबेट के दूसरे राउंड में आपसे बाकी जवाब। अभी 20 सेकंड है आपके पास। ब्रजेश जी जी ब्रजेश जी, एक दिन बयान आया था जिस दिन पासमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, तो इनके दल ने एक बयान दिया था कि नहीं मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। यद्यप उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको कितना प्रतिशत वोट मिला, ठेकेदारी इन्होंने अपने मन से भले ले ली है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमान इनको वोट देते नहीं है। ये टीस है असीम वकार साहब की कि आखिर दानिश कैसे मिनिस्टर बन गए, मोहसिन रजा कैसे मिनिस्टर बन गए। एक बात बहुत आपत्तिजनक कही इन्होंने, कहा कि मोटी सैलरी से कुछ भी हो सकता है, यानी पैसे से कुछ हो सकता है। इन्होंने एक आरोप लगाया जो व्यक्ति इस पैनल पर नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है आसिम भाई से कि कितनी सैलरी इनको मिल जाए कि ये भी यही बोलने लगेंगे अगर सैलरी से कुछ हो सकता है। इनकी कीमत क्या है जिस ये भारत समाचार पे शुक्रिया आपका, आप जवाब लीजिए। शुक्रिया, नहीं है उसको शुक्रिया। कीमत आपने लगा दी। अब मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूँ। यस आसिम वकार, आपके पास 20 सेकंड है, फिर मैं अशरफ साहब के पास चलूंगा। देखिए 20 सेकंड। देखिए हमारे भाई मनीष भाई ने मेरी इस बात पे मुहर लगा दी, ये कहकर कि आपको कितनी तनख्वाह चाहिए कि जो आप बीजेपी की भाषा बोले। शुक्रिया मनीष भाई, आपने मेरी बात पे मुहर लगा दी। जो मैंने कहा था वो सच हो गया। आप मुझे ही ऑफर दिए दे रहे हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि आप सैलरी पर आप आदमी जो जितने में बिक जाए उसको ले लेते हैं। माफ कीजिएगा सर, हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं। सैलरी पाते हैं सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं।
मैं आपसे कह रहा हूं कितनी कि सैलरी देते हैं सर, ओवैसी मैं आप- साहब ये विषाक्त शब्द बोलने के लिए? मैं कोई विषाक्त नहीं बोला मैंने, मैं तो ये बोल रहा हूं कि क्या हमारे गरीब हिंदू बच्चों को, दलित बच्चों को, बैकवर्ड बच्चों को एजुकेशन का अधिकार नहीं है? शुक्रिया आप आपका। उनके लिए जी। नहीं सर, इनसे सवाल पूछिए। मैं अभी आता आप हूं। उनके दो लिए लोग आप मेहमान- उनके लिए क्या कर रहे हैं? फाइनल में 2 मेहमान बचे ना, इनकी बात आ जाए फिर आपका और इनका आमना सामना करा देंगे। सर एक लाइन बोल दूं, खत्म हो जाएगा। मनीष भाई, जिस दिन मुझे मौका मिल गया तो सुन लीजिए मैं क्या करूंगा। आप तनख्वाह मुझे दीजिए या ना दीजिए, या कोई सरकार दे या ना दे, मैं पूरे हिंदुस्तान में एक प्रणाली लागू कर दूंगा कि गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, बड़ा स्कूल हो या छोटा स्कूल हो, हर बच्चे की एजुकेशन फ्री होगी। जो आईएएस का बच्चा, बहुत बढ़िया बात कर अंबानी रहे हैं का कि सब बच्चा मुफ्त जिस स्कूल शिक्षा में बहुत पढ़ेगा, अच्छी बात है। उसी शुक्रिया। स्कूल में हमारे मोहल्ले के सूबे अशरफ का बच्चा साहब, भी पढ़ेगा। थैंक यू। अशरफ साहब, आप क्या धारणा रखते हैं ये जो कुछ भी अरे इन साहब, दिनों विवाद चल रहा है? मैं क्या धारणा रखूंगा? आपने तो डिबेट जो है वो बिल्कुल केंद्रित करा दी, जो है वसीम मकार साहब से और मनीष शुक्ला जी पे। नहीं कराइए, आप डिबेट अपनी रखी बात आपने, बहुत अच्छी थी कि जो मकसद है। तो पहले देखिए, बुनियादी कुछ बातें समझ लीजिए। अरशद मदनी साहब ने क्या बयान दिया, ये बहुत मायने नहीं रखता है। आपको आसिम वकार की बात बुरी लगी? मैं अभी उस पर जा नहीं रहा हूँ आसिम भाई पे। मैं तो अच्छा, सिर्फ एक मिसाल दिया कि आपने चूंकि यही दोनों के बीच में नहीं, मामला आप रख दिया, क्योंकि आपस में संवाद कर कोई रहे थे बात तो नहीं, देख बड़ा लिया। अच्छा किया, संवाद कर लिया, एक दूसरे के पहलू क्लियर हो गए। ठीक है, अब जो आज का बहस का मुद्दा है वो ये है कि साहब मदनी साहब का बयान ये क्यों आया और क्यों उन्होंने कहा कि लैपटॉप की जरूरत नहीं, हमको हमारे मदरसे वो चलने दीजिए और पढ़ने दीजिए। ठीक है, हो सकता है इस बयान का कुछ पसे मंजर हो, बहुत सी बातें उस बयान में ऐसी जो कहना चाहते हो नहीं कह पाए। तो पहली चीज मैं आपको मदरसे के ताल्लुक से बता दूं, मैं खुद मदरसे का प्रोडक्ट हूं, जो मेरे ग्रैंडफादर का कायम किया, जिसको मकतब बोलते हैं। 5वीं तक की जो एजुकेशन होती थी वो मदरसा और मकतब होता, वहां कोई दीनी तालीम नहीं होती। वहां एज ए उर्दू मीडियम पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, उसमें हिंदी भी एक सब्जेक्ट होता है। हम लोग ए फॉर एप्पल जाना है 6 में पहुंचने के बाद। इंटरमीडिएट तक जब मैंने एजुकेशन ली, मेरे टीचर थे जगन्नाथ सिंह साहब, उर्दू के टीचर। तो कहना ये चाहता हूं, ये जबरदस्ती के बहस है। जो मदरसों का मामला है, 5वीं क्लासेस के बाद कुछ दीनी मदरसे होते हैं जहां हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती ये बन के वहां से निकलता है, और समाज को इनकी भी जरूरत है। 4% लोग ऐसे हैं, वरना हम जैसे जो 48% लोग एजुकेशन मुसलमानों के अंदर ले रहे हैं, 58 तो ले ही नहीं रहे। अब 58 में जो आपका बचता है, ये 52% लोग, इसके अंदर 48% लोग, उसकी पोजीशन ये 4% सिर्फ। तो हमारे जैसे लोगों को कौन टीच करेगा, जो हाथ में कंप्यूटर भी लिए चल रहे हैं और लैपटॉप भी लिए चल रहे हैं, मोबाइल पे ही सारा काम कर ले रहे हैं? उसमें भी इन 4% लोगों की जरूरत है। अब सवाल आता है, सरकार देगी, सरकार नहीं देगी, वो मुद्दा ही नहीं ना। तो आपके मुताबिक ये विवाद अनावश्यक खड़ा किया ये जाए? क्या विवाद है? मुसलमान के ज़कात पे चल रहा है, वो कुछ बच्चे उसमें ऐसे हैं जो अरबी तालीम पर वो पढ़ कह रहे हैं कि किसी मदरसे, सुन तो किसी लीजिए बोर्ड सर, की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे उसमें ऐसे जाते हैं जिनके यहाँ फाका होता है, खाना भी नहीं खा पाते, तो मदरसे ज़कात पे चलते हैं, उनको बोर्डिंग स्कूल मिलते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, पर वहीं वो कह रहे हैं पढ़ते हैं। लैपटॉप से भी नहीं अब पढ़ा उसमें सकते। अपने अपने टैलेंट पे होता है। कोई कारी बन के निकलता है, कोई हाफिज बन के निकलता है, कोई इमाम बन के निकलता है, कोई मुफ्ती बन के निकलता है, कोई जाता है जामे अजहर पढ़ने के लिए इजिप्ट। तो भैया, ऐसे भी आलिम पैदा होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर निकालो, बनते हैं सिविल सर। सर्वेंट निकालो, 48% नेता निकालो, अरे अपने सुन तो जैसा लीजिए, बिजनेसमैन निकालो। परेशानी क्या है आप लोगों की कि उसी 4% में फंसे हुए हैं? क्या दिक्कत आपको आ रही है अगर कोई आलिम बन के निकल रहा है? क्या दिक्कत है कोई मुफ्ती बन के निकल रहा है? मेरा सवाल यह है कि मॉडर्नाइजेशन ना हो, आप इसका विरोध करें। गलत हो रहा है विरोध। ये सिर्फ 4% लोग हैं। कौन मदरसे में जाता है? मदरसे में बहुत ही लिमिटेड बच्चे हो, जिसको आप मदरसा बोलते हो, मदरसा नहीं है। मैं वहां का प्रोडक्ट हूं, वो मदरसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि बहस बेमानी है। अब हाथ में लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लैपटॉप वालों को भी दीनी एजुकेशन की जरूरत है। अब तहरीक इस बात आप इस हक में है कि लैपटॉप का यूज होना चाहिए? तहरीक इस बात की है कि लैपटॉप वालों को दीन की जरूरत है। दीन से बाहर हो रहे हैं ओके। वो दीन से बाहर हो रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये लैपटॉप का इस्तेमाल हो या ना हो? लैपटॉप वालों को भी दीन के लोगों की जरूरत है। तो दीन को लैपटॉप चाहिए कि नहीं अभी तो आप कह चाहिए? रहे हैं दीन वालों को दीनी लैपटॉप चाहिए। तालीम को मैं कह रहा हूं लैपटॉप कि चाहिए? लैपटॉप वालों को दीनी लोग चाहिए ना, आप स्पिन कर रहे हो बात। जी बताइए। जो दीनी तालीम वाले, उनको लैपटॉप की जरूरत है? बिल्कुल है। करेक्ट, थैंक यू, शुक्रिया। दीनी तालीम अपना पॉइंट यही था, बस सुन तो ले सर, ब्लॉकेज यही था। नहीं देखिए, आप 48% की बात नहीं कर रहे हैं, आप 4% अरे मैं की बात सबकी कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ। आप क्यों क्यों 4% की बात कर रहे हैं? हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप 4 अपना आराम से बात कर रहे हैं। आपको वो 48 नजर नहीं आ रहे हैं? सब नजर आ रहा है। बीरेन जी तो भी आ अगर वो गए। नजर आ रहे हैं, अगर वो नजर आ रहे हैं तो मुद्दा कुछ और है। उसी 4 आप बोला करो मुद्दा जो आपको सरकार क्या कर रही है? चलिए बताइए, मदरसों सरकार क्या करती है? पूछो ना मनीष शुक्ला से, जवाब बैठे हैं, क्या कर रही है मदर? आप हज की बात करते हैं, हज में कौन सी चीजें मिलती हैं? हाजियों के पैसे चलता है, वहां पैसे जमा होते हैं, करोड़ों रुपए वहां पे आते हैं इंटरेस्ट आप के। तो हज कमेटी में भी रहे हो। बता तो रहा हूं, करोड़ों रुपए इंटरेस्ट से आते हैं। सब्सिडी आपने खत्म कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तो आवाज नहीं उठाई।
तब आवाज आपने डिबेट किया सर, अब आप उसमें कर रहे हैं, चूंकि आप डिबेट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप ऑलरेडी डिबेट कर चुके हैं। ओके, वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी को आप जाने दीजिए, सवाल ये है कि नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी एक बात और बोल दूं, कुछ बचा लो दूसरे राउंड में। एक सुन ले सर, उसके बाद मुझे मौका दीजिएगा। अरे कैसे? मेरा कहना है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि 75-70 साल तक मुसलमानों के साथ छल हुआ, मुझे छल में छेद करना है। छल में छेद मतलब मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट करना है। गुजरात के अंदर जब कुछ मस्जिदें शहीद हो गई, लोगों ने कहा कि आप इसको रिनोवेशन करा दिए, उन्होंने बोला सेकुलर मुल्क है, ये नहीं हो सकता है। और इसी मुल्क के अंदर आप अयोध्या में जाते हैं, वो मजहबी प्रोग्राम है, उसका उद्घाटन करते हैं। तो यहां जब दोहरी चीजें पैरेलल चलेंगी तो अपने आप हमको मैसेज मिल जाता है, अपने आप हमको सबक मिल जाता है सरकार के। ओके भाई वीरेन जी, आप क्या तर्क रखते हैं और क्या जानकारी और क्या आप शेयर करना चाहते हैं? ये मदरसों को लेकर जो मसले चल रहे हैं, क्या वाकई में ये दकियानूसीकरण है या आधुनिकीकरण से रोकने की कोशिश है, या फिर चुनाव नज़दीक है इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है? देखिए, मदरसे तो आज़ादी के पहले से भी चले और आज़ादी के बाद भी चल रहे हैं। मदरसों से अगर वोट मिलता है तो मदरसों पे सर्वे भी होगा, जांच भी होगी और चर्चा भी होगी। बात इस देश में सियासत की है कि सियासत आखिर चाहती क्या है। इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, लेकिन जहां सरकार का 1 रुपया इस्तेमाल हो जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष हैं, तो फिर वहां पर सरकार का अगर पैसा इस्तेमाल हुआ तो सरकार के नियम कानून भी लागू होने चाहिए, क्योंकि स्टेट किसी धर्म विशेष के प्रति कोई भी खर्चा नहीं कर सकती उसको बढ़ावा देने के लिए। उसको सबको समान नज़र से देखना चाहिए। लेकिन अब इस देश में बहुत बार रहा है, बीजेपी की सरकार में रोज़ा अफ्तार पार्टी नहीं होती, उससे पहले बहुत सारी सरकारें रोज़ा अफ्तार पार्टियाँ करती थी, तो लोग उनको मुस्लिम समर्थक कहते थे, अब इनको मुस्लिम विरोधी माना जाता है। हमारे संविधान में सरकारी तंत्र के धन के इस्तेमाल की मनाही है किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। लेकिन ये खाली किताबम है, मानते कम लोग हैं। सरकार अपने हिसाब से निर्णय करती है। और देखिए, मदरसों को लेकर जैसे बात आती तैसे एक बदनामी साथ आती है कि साहब मदरसों में पढ़ाई के स्थान पर कुछ ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी होती है जो देश के हक में नहीं है। कोई कहता है कि वहाँ आतंकवादी आते हैं, कोई कहता है वहाँ असलहे बनाए मिल जाते हैं, कई बार कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। लेकिन पूरा 100% आप किसी कौम को, किसी शिक्षा को हम गलत नहीं कह सकते। सरस्वती शिशु मंदिर और मदरसे, धार्मिक शिक्षा हिंदू मुस्लिम अलग अलग अपना दें, कोई रोक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मदरसे बहुत फर्जी चल रहे हैं। बहुत मदरसों में छात्रों की संख्या फर्जी दिखाई जाती है, अनुदान हड़पने की भी कोशिश की गई, धंधा बनाया गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर इस पर रोक है तो ठीक है। हालांकि जो आज की तारीख में सर्वे चल रहा है, उसे ओवैसी साहब ने कहा कि ये छोटा एनआरसी है, ये जो सर्वे है, और ये परेशान करने के लिए है। जब हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, तब जाकिर हुसैन जैसे राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद जैसे लोग और अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब मदरसों से पढ़कर आगे निकले। AR रहमान से लेके तमाम सारे ऐसे नाम हैं, बिस्मिल्लाह खान, ये सब लोग मदरसों से निकले हुए लोग हैं। तो जहाँ पर दिशा सही रही वहाँ अच्छे लोग निकले, जहाँ दिशा खराब हुई वहाँ पर आलोचना भी हुई। लेकिन भारत में धार्मिक आधार पर किसी भी संस्थान को पक्षपात करना प्रतिबंधित है, इस बात को लोग जानते हैं। लेकिन राजनीति ने ब्रजेश जी इतना जहर फैला दिया है वोट की खातिर कि हिंदू मुस्लिम के नाम से लोग नफरत करने लगे हैं। और सिर्फ ये नफरत वोट की राजनीति की चलती रहेगी, और कब तक चलेगी ये इस देश के लोगों को तय करना और देखना है। लेकिन इतना जरूर है कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से, हरशंकर परसाई ने कहा कि चाहे वह कोई दार्शनिक हो, साधु बने या मौलाना हो, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो समझ लीजिए वो अपनी टार्च बेचना चाहता है। तो इस देश में टार्च बेचने की कोशिश हो रही है और हमेशा से हुआ है। अब
मदनी जी ने कहा कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी बात आई कि हज सब्सिडी पे होता था, वो सब्सिडी बंद कर दी गई। राज्य के प्रायोजित पैसे से अगर आप सब्सिडी ले रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो सेवाएं मुफ्त मिलती हैं जी बीरेन जी, उसमें धार्मिक आधार नहीं होना चाहिए जी। संविधान में सभी को समान दिया गया है अधिकार, लेकिन जो बिना मान्यता के स्कूल या मदरसे चल रहे हैं उसकी डिग्री का क्या उपयोग होगा। 75,100 मदरसे करीब ऐसे निकले जिनको कोई मान्यता नहीं है, उस पर भी कार्रवाई होगी। एक बात और आती है कि जो बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, समाज के लोग हैं, ये अपने बच्चों को क्या मदरसों पढ़ाते हैं कि विदेश में पढ़ाते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं। कश्मीर में अलगाववादी तमाम नेता हैं जिनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी होंगे, पता नहीं क्या नाम है। ईरान में आपने देखा कि हिजाब के लिए महिलाएं आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हैं। भारत जैसे देश में यहाँ बिना मान्यता के पढ़ाई से क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़ी नौकरियों में कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मदरसा पढ़ के कौन सा नौकरी तीर मारेंगे और शिक्षा लेके कैसे आगे बढ़ेंगे। करेक्ट जी। तो कुछ चीज़ों को तो फिर कंट्रोल करना ही पड़ेगा जी, क्योंकि धर्म को मानना आदमी की अपनी इच्छा है, बाध्यता नहीं होनी चाहिए। एक सीमा तक उसका उपयोग हो, ठीक है, चाहे मदरसा हो, चाहे गुरुकुल हो, चाहे हमारे जो और तमाम धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन सच्चाई को तो लोगों को मानना पड़ेगा। ब्रजेश जी, हर चीज़ का बड़ा प्रचार है, हर चीज़ को बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से रखा गया है कि उसका फर्क इस्तेमाल, यहाँ लोग हर चीज़ की फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से, सेल्फी के माध्यम से तमाम सारी डालते हैं। खुददारी कहीं बची है, बातें बची हैं, खुददारी तो और नैतिकता खत्म हो चुकी है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो लोग धर्म पर बहुत शोर मचाते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग आज हर धर्म में लोग फ्री राशन भी खा रहे हैं, जहाँ मजबूरी आती है वहाँ सब करते हैं लोग। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि एक खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया और राशन तो मिल रहा था मगर फोटो से डर गया, और खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, मरना था जिसे भूख से वो गैरत से मर गया। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, डिबेट का ये दूसरा चरण है और इस चरण में हमारे पैनलिस्ट के पास टाइम भी कम रहेगा अपनी बात रखने के लिए, तो मैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि संक्षेप में अपनी अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अजीज खान को। अजीज खान, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मदरसों को जानबूझकर पिछड़ा रखना चाहती है? कोई कारण आपको लगता है? देखिए सर, ऐसा है कि कारण बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से ये हुहल्ला कर रहे हैं, आप देखिए मदरसों में सिर्फ 2% बच्चा पढ़ रहा है। ये 98% जो मुस्लिम कम्युनिटी उस पर ये नहीं बात करना चाहती, उसकी सुविधाओं पे बात नहीं कर रहे। जब उनकी बात आती है तो ये तलाक पर चले जाते हैं, हिजाब पे चले जाते हैं। इनका मकसद ना मुसलमान को सुविधा देना है, ना उनको पढ़ाई करवाना है, ना इनको गैर मुस्लिमों को हिंदू। इनका मकसद है इस मुल्क में आपसी इत्तेहाद को खत्म करके इस देश पे राज करना। मकसद ये है। इनको हमदर्दी नहीं है, इनको किसी से हमदर्दी नहीं। अगर हमदर्दी होती तो साहब अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश में नीति आयोग का जो एजुकेशन इंडेक्स क्वालिटी आया है, वो उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। आज देखिए कि उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में 25,000 प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए एक साल में जी। साहब इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना इनको मदरसों से कोई लेना देना है, ना इनको संस्कृत विद्यालय से लेना देना है, ना प्राइमरी पाठशाला से लेना देना है। इनका मकसद है कि इस मुल्क में कोई पढ़े लिखे ना, किसी भी धर्म समाज का आदमी। बहुत शुक्रिया आपका। वाकई में इनकी नीयत ठीक होती, इनकी मनसा ठीक होती, तो ये एजुकेशन की बात करते और सबको समान। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। मनीष शुक्ला जी, अगर उन्होंने आरोप दानिश अंसारी पे लगाया तो उसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क और तथ्य रखे, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, कोई तथ्य और तर्क नहीं है। दरअसल जितने लोग पैनल पर बैठे हैं सो कॉल्ड ठेकेदार हैं मुसलमानों के, जिनकी कभी न कभी सरकारें रही हैं, और एक जो ओवैसी जी के पार्टी के बैठे हैं, तो ओवैसी जी भी कहीं से सांसद हैं, वहाँ उस सरकार में वो उनका लेना देना है।
तो इन लोगों ने अपनी समय में मुसलमानों के बच्चों के लिए, मदरसों के लिए कहीं कुछ नहीं किया। एक योगी पवित्र इरादे से मदरसों का सर्वे करा रहा है और वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें दीनी तालीम के साथ साथ। ये इन लोगों को नागवार इसलिए गुजर रहा है कि इनका दरअसल वोट बैंक जो था वो उनको ये पता चल जाएगा कि ये लोग धोखा देते आए आज तक। ये लोग लगातार ऐसे लोगों को ठेकेदारी का जो ठेकेदार बनते थे, इन्होंने वास्तविक रूप से कुछ किया नहीं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो और तमाम ऐसे दल। तो विजय जी देखिए, मूल विषय यही है, इनको यही अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर वो पढ़ लिख लेंगे, अपने अधिकार और कर्तव्य जान लेंगे, तो इनके बहकावे और भुलावे। थैंक यू मनीष जी, शुक्रिया। आसिम वकार साहब, गो अहेड, बारी आपकी। आसिम वकार, 1 मिनट जी। नहीं देखिए, मैंने बहुत सीधा सा आरोप नहीं लगाया है, मैंने सच्चाई की बात की है। आप दानिश अंसारी को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं सरकार को टारगेट कर रहा हूँ और बहुत खुल के कर रहा हूँ। अगर एजुकेशन ही इनका मकसद होता तो मेरी बात का जवाब दे देते कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन वो डिपार्टमेंट जिसका बजट 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है सालाना, उस एजुकेशन की जो खामियां हैं, जो स्कूल हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज़ीरो हो चुके हैं। वहाँ लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। अजीज साहब ने अभी कहा 25,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। अगर आप एजुकेशन ही देना चाहते हैं तो आप हिंदू बच्चों की बात भी कीजिए, सिखों की भी कीजिए, दलितों की भी कीजिए, आदिवासियों की भी कीजिए जी। मैंने इसलिए कहा कि एजुकेशन मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो मुसलमान दीनी तालीम ले रहे हैं 2%, उन मुसलमान बच्चों को दीनी तालीम से वंचित कर दिया जाए। अरे दानिश अंसारी आगे आके दे तो रहे हैं। नहीं दे रहे हैं सर, उनका मकसद है, वो बाकी 2 मिनिस्टर से भी आगे निकल गए। कैसे? जो पहले थे इनके, वो मोहसिन रजा से भी आगे। मोहसिन रजा और वसीम रिजवी। अरे मोहसिन तो बहुत एक्टिव है। वसीम रिजवी तो खाली ये कहते थे जांच कराइए, जांच कराइए, बंद कराइए, बंद कराइए, खत्म कराइए। दानिश अंसारी साहब उस पर अमल करने लगे। ओके, मतलब ही इज डेंजरस है आपके मुताबिक? सर मैं आप मदरसे वालों से पूछिए। ओके भाई, अरशद मदनी साहब बड़ी शख्सियत है, उन्होंने जो बात कही उसकी बात की गहराई को समझिए। आपसे पैसा नहीं ले रहा है कोई, और जहां आपके पैसे की जरूरत है वहां आप पैसा दे नहीं रहे। अरे तो भाई साहब किसी बोर्ड में शामिल हो गए कि अपने से पढ़ाने लगोगे? कोई तो मतलब कुछ तो कहीं मान्यता तो लो। सर जो आपके मान्यता प्राप्त है उनको तो आप तनख्वाह नहीं दे रहे। तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे कि कोई डिग्री नहीं? सर नहीं, अब जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि मान्यता लो, जो मान्यता प्राप्त पहले से आपके हैं उनको आपने 4.5 साल से तनख्वाह ही नहीं दी है। ओके, टीचरों को चक्रपाणी तनख्वाह कौन देगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है जी? अगर आप करिए, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है कि अगर आप वाकई में ईमानदारी से चाहते हैं। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं मनीष जी से जवाब ले लूंगा, बस एक आज थोड़ा सहयोग करिए। तनख्वाह कब देंगे पूछिए। ओके, चक्रपाणी जी आप मुझे बताइए, आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सरकार हिंदुओं के गुरुकुलों के साथ भेदभाव कर रही है, संस्कृत स्कूलों के साथ भेदभाव कर रही है? क्यों ऐसा प्रतीत होता है आपको? ये कह रहे हैं मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप कह रहे हो हिंदुओं के साथ। सरकारें देखिए, नहीं ब्रजेश जी, देखिए सरकारें कितने आई और सबने अन्याय किया हिंदुओं के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जरा देखो, अभी बकार साहब किसी मिनॉरिटी की बात कर रहे थे कि इसका वो मुखिया हिंदू बना दिया गया, लेकिन आप देखो कि जब अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री, उस समय कुंभ का पूरी व्यवस्था आजम खान जी थे। हमने तो विरोध नहीं किया या किसी ने, हिंदू संगठन ने तो नहीं किया, ये देश की वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुकुलों की जो स्थिति दिन पर दिन खराब होती आई है और अब बिल्कुल एकदम खराब है। अब एक तरफ मदरसा के लोग सुविधा लेना नहीं चाहते कि भाई हम खुद व्यवस्था करेंगे, दूसरी तरफ जो है जिसको सुविधा देनी चाहिए गुरुकुलों की उसको कुछ मिल नहीं रहा है। एक दो नहीं, पूरे देश में कितने गुरुकुल बंद, असम में तो बिल्कुल बंद कर दिया गया और तमाम जगह आर्थिक स्थिति इतनी विपन्न हो गई कि गुरुकुल खत्म होते जा रहे हैं। और गुरुकुल जब नहीं रहेगा तो वेद शास्त्र कहां बच्चे पढ़ेंगे? आपने तो लाइन ही दूसरी हमारे यहाँ मदरसे की चर्चा कर रहे थे, आप गुरुकुल और संस्कृत स्कूल का रोने लगे जी। ऑल राइट, उमा शंकर जी, हम लोग तो बात किसी और जी, मैं चाहता हूं कि गुरुकुलों की सुदृढ़ किया जाए। किसी दिन चर्चा करेंगे सर, हमारे आश्रम जिस दिन आपने उसको इशू बना दिया, जिस दिन आपने मुद्दा बनाया उसी दिन चर्चा करेंगे। उमा शंकर जी, ऐसा नहीं है कि हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए? थैंक यू चक्रपाणी जी, शुक्रिया। उमा शंकर जी, गो अहेड। आधुनिकीकरण की जरूरत है मदरसों की। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि इंदिरा गांधी जी ने ही मदरसों का आधुनिकीकरण की शुरुआत कर दी थी और वो सबने मिलकर उसको स्वीकार किया।
चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की या अटल जी की, सबने ये किया और स्मृति ईरानी ने दिसंबर 2014 का उनका बयान पार्लियामेंट में देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए दिया है, ये उनका बयान है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मनीष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गरीबों के बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, आपने हाल ऐसा बना दिया है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा का कि प्राइमरी पाठशालाओं में गरीबों के बच्चे जाते हैं, संस्कृत विद्यालयों में गरीबों के बच्चे जाते हैं और मदरसों में गरीब के बच्चे जाते हैं। और लास्ट बात, एक बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, जल्दी करें, देखिए भाजपा का असली चेहरा भी मनीष जी ने दिखा दिया। अभी ऑनलाइन इन्होंने आसिम वकार को खरीदने की कोशिश की, ये इनका असली चेहरा है। ये ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा नहीं करते हैं। हाँ। कहीं विधायक खरीद लो, कहीं अधिकारी खरीद लो, कहीं कर्मचारी सैलरी पूछ तो रहे थे मनीष, नेता खरीद लो, मनीष ने सैलरी खरीद फरोख्त वाले लोग हैं। पूछा था, सैलरी पूछा था। ओके, गो अहेड अशरफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना क्या है, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम मदनी साहब के बहाने आपने मदरसे पे जो बहस करा दी, इससे हमारी कौम को बहुत बड़ा फायदा। ऐसे व्यक्ति के लिए टिप्पणी की थी जो पैनल में नहीं था। अरे एक मिनट सर बोल रहे हैं। हाँ, नहीं मनीष जी रुकिए, मनीष जी रुकिए, ये तो उनका निजी अनुभव है। मनीष जी शुक्रिया। यस अशरफ साहब गो अहेड। क्यों मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? हाँ बोले, आप बोले। अरे बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने इसी बहाने आज बहस करा दी, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारे लोगों को भी नसीहत लेने की जरूरत है, पूरी मुस्लिम समाज को, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं के साथ। मैं दावे से कह रहा हूं कि लाखों मुसलमान इस समय ये डिबेट देख रहा है और वो कह रहा है लैपटॉप से भी कुरान पढ़ते हैं और मोबाइल से भी पढ़ते हैं। ये तमाम हमारे कौम के लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि मदरसा क्या मुसलमानों की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूं, इतने खुश आप मत होइए। आपका भी रेशियो 63% है एजुकेशन का, 37% लोग आपके यहां भी पढ़ाई नहीं करते, लेकिन चूंकि आप दलित मान के उनको किनारे कर देते हैं 20% को, तो इसलिए आप बड़े खुश हो। मैं बता रहा हूं आपको, 63% आपके यहाँ एजुकेशन है। अगर मुसलमानों में 58 है तो वहां 63 है, लेकिन 4 मदरसा खल रहा है, अपनी नहीं देख रहे आप, चूंकि वो 20% आप दलित भी जोड़ देते हैं तो 83 हो जा रहा है वो। तो आपको लगता है हम लोग तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ओके, हाजी हसन साहब गो अहेड। पूरे मुल्क के बारे में सोचिए, इसलिए एजुकेशन सबकी पुअर है तो मुसलमान की भी पुअर है। बहुत शुक्रिया आपका। हाजी साहब, ये तो ऑनलाइन अभी पूछा गया कि मतलब कितनी सैलरी का क्या है, और क्या आपको लगता है कि दानिश अंसारी वाकई में कुछ नुकसान कर रहे हैं कम्युनिटी का? देखिए, जैसा क्लेम वकार साहब कर रहे हैं। अभी तक जितने भी चेयरमैन या मंत्री बने, उन्हीं ने कम्युनिटी का फायदा नहीं किया, पार्टी का और अपना जरूर फायदा किया। अगर उनकी उद्घोषणा में देख लिया जाए कि उनकी संपत्ति, उनकी आय क्या थी, तो उससे 100 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसकी जांच होनी चाहिए पहले, ना कि ये जो मदरसों की। खैर, आज एक बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। कम से कम इस बहाने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हिंदू महासभा के और तमाम इस तरह के लोग आके कहते थे कि मदरसे में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तो कम से कम मनीष शुक्ला जी इस रिपोर्ट के साथ आएंगे, इस मदरसे के सर्वे के साथ आएंगे कि नहीं, क्या वहां पे कितने आतंकवादी इन्होंने पकड़े, और अगर नहीं पकड़े तो इनका ये झूठा प्रोपगंडा था मुसलमानों के। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज की परिचर्चा का हिस्सा बने और अपनी अपनी राय आप सब ने रखी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद बहनों भाइयों, आपका भी शुक्रिया। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक हाथ में मोबाइल, कंधे में लैपटॉप, इस हाथ में कुरान, फिर मुसलमान बच्चों को तालीम मिले, वो आगे बढ़े और समाज की मुख्य धारा का हिस्सा, समाज के हर वर्ग में रिप्रेजेंटेशन, तभी ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।